हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये है हमारा समानता। ठीक है, तो अभी जो हम 11th क्लास की एनसीईआरटी उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें से हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। पहला राजनीतिक सिद्धांत, देन सेकंड हमारा आता है स्वतंत्रता। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं एंड मे बी कि आपको भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे समानता के बारे में। तो समानता जो है, आपको पता है कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हमें क्या है, समानता का अधिकार प्राप्त है। बट यहाँ पे हम समानता से रिलेटेड वो सारी जानकारियां जानेंगे कि आखिर हम समानता किसे किसे कह सकते हैं, यानी कि कहाँ पे हम देखें। जैसे स्वतंत्रता में हमने बात की कि बिल्कुल ऑब्वियस हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, बट कितने हद तक मिली हुई है, किस तरीके से मिली हुई है, कहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, तो वो सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब इसमें हमारा आता है समानता, और समानता में भी हम कुछ इसी तरीके से समझेंगे कि कितने से मतलब किस तरीके की समानता की बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पे यदि इस सेक्टर पे हम जाके देख रहे हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी है, देन अदर सेक्टर पे जाके देखते हैं इक्वलिटी नहीं है। तो इसमें सिर्फ सेक्टर ही नहीं, मतलब कहीं पे भी चाहे वो अमीरी गरीबी का हो, चाहे महिला पुरुष का हो, चाहे गोरे काले का हो, मतलब हर एक तरीके से हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं किसी भी पर्सन से। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हम रियल में इक्वल है या नहीं है, क्या हमारी समानता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे यहाँ पे। और इसमें पूरा यही समझाया भी गया है। और ये जो पिक्चर्स हैं आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कुछ कैसे मतलब अपना जो भी है कि इतने छोटे छोटे बच्चे वर्क कर रहे हैं। तो समानता का तो हमें खैर दिख ही रहा है कि क्या है, बट इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह अध्याय जो है वो हमारा समानता की अवधारणा के बारे में है। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है समानता के अवधारणा के बारे में ही बात करेगा। और समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है, यानी कि जो हमारा समानता है उसे एक, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब एक फंडामेंटल राइट भी है हमारा। आर्टिकल 14 to 18 बात करता है इक्वलिटी राइट की। ठीक है, तो इक्वलिटी राइट ये हमारा संविधान में, मतलब एक संवैधानिक इसमें बात कर सकते हैं कि ये मूल्य है, क्योंकि संविधान में ये दर्ज किया गया है। ठीक है, हमें अधिकार है संविधान के थ्रू। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है। अब इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आपको पता है कि एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन दिए होते हैं, उसी के आंसर हम पूरे जो भी चैप्टर होता है उसमें ढूंढ के खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें से यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, समानता क्या है। सबसे पहले तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए, यानी कि ये चीजें हमें क्यों सोचना चाहिए। पहले तो ये है क्या, देन हमें क्यों सोचना चाहिए। सेकंड आता है हमारा कि क्या समानता का मतलब व्यक्ति के हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि क्या समानता का जो मतलब है या अर्थ है, तो हम इसका क्या समझे कि मतलब जो भी व्यक्ति है तो हर एक व्यक्ति से की स्थिति में समान बर्ताव करना है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है कि हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम यदि समानता की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें समानता नहीं मिली हुई है, इक्वलिटी नहीं है समाज में, तो हम कैसे उधर बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, यानी जो असमानता है, अनइक्वलिटी है, उसे कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनके जवाब हम जब अध्याय पढ़ेंगे अपना स्टार्ट करेंगे वहां पे देखेंगे। और उसके बाद क्या आता है हमारा कि हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा, यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं, और इसके बारे में आपको यदि याद आ रहा हो तो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पूरा इनका मैं आपको बताई थी कि हमें अभी आगे पढ़ना होगा, तो आगे भी मिलेंगे। देन अभी ये हमारे जीएस पेपर थर्ड के उसमें सिलेबस में मेंशन है, तो इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसमें डिटेल से मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें उसमें तो मिलेगा ही जीएस पेपर थर्ड में, तो वहां पे भी डिटेल से पढ़ेंगे। बट मैंने बताया ना, यूपीएससी बहुत गहराई में नहीं जाता है, एंड हमें भी गहराई में नहीं जाना, जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतनी ही बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है
कि यहाँ पे ये जो सवाल दिए गए हैं ऊपर के 3-4, इनको समझने या सुलझाने के क्रम में हमारा जो सामना है, हम किससे फेस करते हैं? तो समाजवाद, ठीक है? मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसी अपने समय इन द सेंस कि उस टाइम जो भी था, जिस टाइम समाजवाद आया, जिस टाइम मार्क्सवाद आया, मतलब जब जिसकी नीड थी वो आया और किस तरीके से वो यहाँ पे वर्क किया, वो सारी चीज़ें तो उन विचारधाराओं से हमारा सामना होगा। और इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को बूझ सके। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यानी कि वो जो इसमें बताया गया है सीधे तौर पे कि जो भी आंकड़े वगैरह है आपको, मतलब ऐसा नहीं है आप याद करो रट्टा मारो, बस एक समझ डेवलप करने के लिए बताया गया है। सो अब आते हैं हम यहाँ पे समानता। समानता महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले आता फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि जो इक्वलिटी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सो इसमें यदि हम बात करें, यहाँ पे क्या है कि समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित कर रहा है, ठीक है? यानी कि जो समानता है वो क्या कर रहा है इसमें है कि नैतिक और राजनीतिक, ठीक है, आदर्श के रूप में कई शताब्दियों, यानी कि ये कोई आज का नहीं है कि आज हम इक्वलिटी राइट की बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, सबके तरह जो भी अदर पब्लिक है उनकी तरह समान अधिकार के हकदारी हैं एंड हमें चाहिए। ये बहुत ही पुराना ये जो मुद्दा है वो है, आज का नहीं। इसलिए बताया गया कि शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समाज की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है और हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है, यानी कि जो समानता की अवधारणा होती है, तो इसमें बताया गया है कि राजनीतिक अवधारणाओं, ठीक है? तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये जो समानता की अवधारणा है एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। यानी कि अभी इसमें क्या है कि आप देखते हो कि राजनीति में भी हमें समानता, जब इलेक्शन होता है वहां पे समानता रियल में समझ में आती है कि हाँ हमें समानता मिली हुई है, ठीक है? बाद में समझ में आती है कि समानता हमें कितनी मिली हुई है। उस टाइम तो हमें लगता है जब इलेक्शन होते हैं कि सारी समानताएं, कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। लेकिन उसके बाद समझ में आता है फिर हमारे कि यस रियल में अब हमें इक्वलिटी क्या है वो अब दिख रही है, ठीक है? हालांकि आगे बात करेंगे। और यहाँ पे आज हम लोग जो इसको पढ़ रहे हैं बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम सबका ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है? तो क्योंकि जो टॉपिक आ रहे हैं और पढ़ चुके हैं हम उसे फिर से पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से रिवाइज ही हो रहा है ना, क्योंकि आपको इक्वलिटी तो पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है समानता का अधिकार क्या होता है, मतलब हमें समानता क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ पे दिखती, कहाँ पे नहीं दिखती, वो चीजें तो आपको पता चल चुकी है मेरे द्वारा ही, मैंने भी आपको बताया और भी आपने कहीं से पढ़ा होगा, तो आपको तो ये चीजें पता है, ठीक है? बस हम रिवाइज कर रहे हैं, ये समझ के चलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि तमाम मनुष्य जो भी हैं, तो मतलब दुनिया में रहने वाले जो भी प्राणी, हम अपने भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य जो है वो रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि मानव, यानी कि जो समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य है, ठीक है? यानी कि समानता का दावा क्या है, जो समानता है वो क्या कहता है कि जितने भी मनुष्य हैं, तो जो भी हमारे मनुष्य हैं, जो भी यहाँ इस रह रहे जगत में, उन्हें क्या है कि सभी को समान महत्व या सम्मान पाने के योग्य वो है एंड उन्हें मिलना चाहिए। साझी मानवता की यह अवधारणा कि सार्वभौम मताधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है कि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, यहाँ पे एक दो नहीं है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, आप गूगल पे सर्च मारो आपको मिल जाएंगी। तो क्या होता है कि बहुत सी जो सामाजिक संस्थाएं और राज्य सत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार
की असमानता कायम रखती है। ठीक है, आधुनिक काल में क्या होता था कि सभी मनुष्यों की समानता का राज्य सत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आधुनिक काल जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यहाँ पे समानता किस तरीके से लाया गया इसमें ये बताया जा रहा है। और उसके बाद है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती अभिजन वर्ग, और इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अभिजन वर्ग है, ठीक है, और जो इसमें राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं होमवर्क दे दूं, उसके बाद ही आगे बढ़ती हूँ। तो इसमें जो होमवर्क है आप लोगों के लिए, फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, किन्होंने स्टार्ट की थी, मेन रीजन क्या था इसका, ये सारी चीजें आपको अपनी नोट्स में लिखनी है। एंड मैंने नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बताया है कि सीधे सीधे हमें क्या करना है, इस टॉपिक के बारे में सारी चीजें हमें पढ़नी है, एक भी चीजें नहीं छोड़नी है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जो भी हमारा चाहे विकिपीडिया दिखाए, चाहे कोई भी वेबसाइट से जहां से भी हमें मिल रहा है, ठीक है, उसे पढ़ना है। उसके बाद हमें नोट्स में अपने कितना मेंशन करना है, बस 10-15 लाइन आपको लिखना है अपनी नोट्स के, यानी कि एक से आधे पेज में, ठीक है, आधे से एक पेज में ही खत्म करना है, पूरा नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे कब हुई, कहाँ हुई, क्या रीजन था मेन इसका, कैसे था, ये बस कुछ बातें लिखनी है, इंपॉर्टेंट बातें। उसके आगे का कोई जो भी विधि वो है, मतलब जो उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ, उसे आपको नहीं लिखना है, बस आप समझ, हाँ पढ़ना जरूर है उसे, ये नहीं कि उसे आप पढ़ो ही नहीं, जितना मैडम ने बोला लिख लो, ऐसा नहीं है, आपको उसे पढ़ना पूरा है। देन उसके बाद बस इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया, आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखना, कभी भी आप जब भी कहीं पे भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर ले, क्योंकि कहानी के रूप में आप पढ़ेंगे, कहानी आपको याद रहेगी, मेन जो फैक्ट होते हैं वो भूलने योग्य होते हैं, तो थोड़ा सा उसे आप नोट्स में मेंशन कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आप रिवाइज कर लोगे, तो वो जो कहानी है आपको माइंड में तो आ जाएगी, किस वजह से हुई थी, क्योंकि ये जो क्रांति वगैरह होती है ना, एक कहानी के फॉर्मेट में ही आप पढ़ो, बेहतर होता है, और वहां से हमें पूरी चीजें याद भी हो जाती हैं, ठीक है। तो खैर इसमें जो बताया गया कि फ्रांसीसी क्रांति में कैसे कैसे क्या हुआ था, कि जो भू सामंती वर्ग थे, अभिजन वर्ग थे, तो उनके बीच में मतलब जो भी द्वंद्व थे, जो भी था कि किस तरीके से वो हुआ, वो आज सारी चीजें आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं दिया हुआ जितना आपको नीड है। तो अब हम बात करते हैं बस एक एग्जाम्पल के रूप में, ये यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप उसे पूरा कर लेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। आपको सिलेबस यदि पता होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़नी होती है, और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे खासे, मेंस वगैरह में, प्री में तो नहीं बनते, लेकिन मेंस में आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजद्रोही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, जो भी हमारा की स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारा हो, आपस में हम क्या भाई भाई मिलके रहे, हिंदी चीनी भाई भाई वही वाला, ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था। देन उसके बाद क्या होता है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनका ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी, और यह लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि ये जो हमारी स्वतंत्रता, एक देश की ये बात नहीं थी कि एक देश में, फ्रांस में ही इसके लिए क्रांतियां हुई थी। क्रांतियां ज्यादातर इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें समान अधिकार मिल नहीं रहा था, चाहे आप फ्रांस की क्रांति देखो, चाहे रूस की क्रांति देखो, चाहे इंग्लैंड की क्रांति देखो, कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं ना, तो बस वही था यार कि तुम्हें मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा, हम भी तो उसकी हकदारी है एंड हमें भी चाहिए। और इसीलिए फिर क्या था, इज्जत से मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे तो आपको बेल्जियम और श्रीलंका वाला जो याद था कि बेल्जियम में भी दोनों का वही जो भी झगड़ा चल रहा था कि हमें भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो बेल्जियम वाले प्यार से दे देते, श्रीलंका वाले नहीं देते, तो फिर राजद्रोह तो होना ही था, गृह युद्ध तो बिल्कुल कंपलसरी था, वो होना ही था। और यहाँ भी कुछ हर एक जगह पे, चाहे हमारे इंडिया पे हो, कहीं पे भी हो, जो भी क्रांतियां हुई, जो भी झगड़े होते इसीलिए होते, भाई भाई में झगड़े क्यों होते हैं,
कि हमारे पापा की ज़मीन है, तो हम दोनों ही पापा की संतान हैं, ठीक है? तो अब वहाँ पे यदि 2 भाई हैं, तो उनमें झगड़े हमेशा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यदि तुम्हें उतना हक मिल रहा है, तो हमें भी मिलना चाहिए, बराबर की हकदारी है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स के हम संतान हैं, ठीक है? तो वहाँ पे फिर वो किसके लिए? बस अपनी इक्वालिटी के लिए कि छोटे भाई को ज़्यादा मिल गई, बड़े भाई को कम मिल गई, दोनों में हो गया झगड़ा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे झगड़े का मेन रीज़न ना कुछ ही बातें होती हैं कम, और वो कॉमन बातें होती हर जगह पे, चाहे ये हमारे देश की बात करें, चाहे अदर कंट्रियों की बात करें। और वहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारी ये क्रांतियाँ थी, तो इनमें यदि हम बात करें, यहाँ पे क्या होता था, कुछ अपने आप को भगवान मानते थे, कुछ बहुत ही गरीब मानते थे, कुछ कृषक वर्गों की कोई इज्जत ही नहीं करते थे। तो वहाँ पे वो अपनी समानता के लिए, अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी समझा और वो लड़े। यही क्रांतियाँ हमें पढ़नी है। आप पढ़ोगे ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, सारी कहानियाँ आपकी क्लियर हो जाएँगी कि कैसे-कैसे क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे यदि बात करें, तो इसमें ये बताया गया हमें कि जो भी आवाज़ वगैरह उठाई गई, और यह लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही हैं, जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है। यानी कि उन्हीं के द्वारा जो दबे कुचले हैं, जिन्हें मिल रहा है, उनका तो भैया पेट नहीं दर्द करेगा कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। यानी कि अपने पैर के में कुल्हाड़ी मारने का मतलब है कि सपोज़ मान के चलिए, आपको बहुत अच्छी सुविधाएँ मिल रही है, बहुत अच्छी सुविधाएँ, एंड आपको पता है कि यदि मैंने कुछ किया, थोड़ी-सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो मेरी ये सारी सुविधाएँ छिन जानी हैं। तो आप गलती से भी ऐसा काम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम ऐसा करें, ठीक है? तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल संघर्ष-वंघर्ष करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके दूसरे वही पड़ोसी को कुछ नहीं मिल रहा, एंड वो क्या करेगा कि आपके जैसे होने की या करने की वो ज़रूर कोशिश करेगा कि हम भी कहीं न कहीं आपके से ज़्यादा ना हो, तो आपके इक्वल में तो पहुँच ही जाएँ। इतनी तो हमारी इच्छा होगी कि यदि आप इस तरीके से इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं, हम भी समाज में आए हैं, इस धरती में पैदा हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपके समानता तक तो हम पहुँच ही जाएँ, और कोशिश भी करेंगे, एंड हमें पता चलेगा कि आपने तो हमारे ही खून चूस के बढ़िया अपनी बॉडी-शॉडी बनाए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम आपका खून चूसना शुरू करेंगे। जब हमें धीरे-धीरे पता चलेगा, अभी तो हम बिल्कुल भी मतलब हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, और आप हमें क्या कर रहे थे, हमारा सब कुछ लेके आप बहुत अच्छे आदमी बन रहे थे। लेकिन जब हमें हमारे अंदर जागरूकता आती है, एंड हमें पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप तो हम पे मतलब राज करके अपना ये सब कुछ बना रहे हो, हमारा ही सब कुछ लेके आपका है। यानी कि आपका तो कुछ था ही नहीं, सब हम सब लोगों का है ना। जो भी दबे कुचले हैं, उनको तो सबको आपने नष्ट किया है। और फिर हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि चलो, अब आपको नष्ट करके ही हम मानेंगे, हम बनेंगे तो नहीं, लेकिन आपको बनने भी नहीं देंगे। मतलब फिर हमारा ये वाला हो जाएगा। ये जितनी भी क्रांतियां हैं, फ्रांस, रूस, जितनी वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके आती हैं, आप थोड़ा उनको पढ़िएगा, चाहे वो पुनर्जागरण हो, चाहे फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जो भी है, हमारी रूस की क्रांति, हर एक उसमें सिर्फ मेन रीजन यही थी कि उन्हें दबाया जा रहा था, एंड उन्होंने अपने हक के लिए फिर क्रांति स्टार्ट कर दी। जब वो जागरूक हुए, पुनर्जागरण आता है ना, तो वो जब जागरूक होते तब आता है। और वहाँ पे आप पूरा उसका पढ़ेंगे कि किस तरीके से कि वहाँ मतलब एक देश में जब क्या होता है कि उनको परास्त कर दिया जाता है, जो उन पे राज करने वाले होते, धीरे धीरे जब उनकी संस्कृतियाँ विकसित हुई, और जो भी लिखा था एक ही उसमें लिखा था लैंग्वेज में, जब उनका ट्रांसलेशन होने लगा, लोग समझने लगे, पढ़ने लगे कि ऐसे ऐसे होता है, ये कोई भगवान भगवान होते नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करें कि ये भगवान तो बने हुए हैं, रियल में होते नहीं है। फिर उन्होंने अपने संघर्ष, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया कि ये तो हम पे राज कर रहे हैं फालतू का। जब दूसरे देश के विजयी हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते? कोशिश तो कर ही सकते हैं। एंड ये सारी चीजें होती, इसीलिए बताया गया कि जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, वही संघर्ष करते हैं, जैसे कि महिलाएं या दलित। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे महिलाएं होती हैं या दलित होते हैं। और उसके बाद ही यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये क्या है कि विभिन्न ग्रंथों से ऐसे उदाहरण खोजो जो समानता के विचार को सबल करते हो। इन उदाहरणों को अपनी कक्षा में पढ़ो। ठीक है, यानी कि आपको बताया गया है कि आप जो भी है कि मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल ढूंढिए जो हाँ आपको लगे कि ये समानता का बिल्कुल सही सही तरीके से, मतलब इस तरीके से समानता इन्हें नहीं मिल रही थी, इन्होंने अपने हक के लिए लड़ा, जो भी है। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करिए,
और उसके बाद आपको समझ में आएगा। एंड ये सारी क्रांतियाँ पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज आपको फ्रांसीसी क्रांति ही पढ़नी है, और यदि आपके अंदर कैपेसिटी हो तो आप अदर क्रांतियाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप ना पढ़ेंगे तो सिमिलर ही दिखाई देगा। मेन यदि आप हमेशा ऐसे मत पढ़ो, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ़ ऐसे मत पढ़िए कि हमें यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बस ये पढ़िए हमारा एग्जाम है, जैसे हमने अभी तक सारे एग्जाम पास किए हैं वैसे ही ये भी एक एग्जाम है, इससे भी हमें पास करना किसी भी हालत में। बस इतना टारगेट रखिए और उस हिसाब से पढ़िए, बहुत इजीली आपका हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे यार यार यूपीएससी 12 घंटे पढ़ना, मतलब हमारा तो सिर दर्द करने लगता, पैर दर्द करने लगता, हाथ दर्द करने लगता, क्या करें मतलब इतना पढ़ना पड़ता, कैसे पढ़े, दुनिया भर का बचाड़ा आप बना के रखेंगे और उसी में आपका टाइम निकल जाना है। जैसे हम 11th 12th, आप याद करिए कैसे आप पढ़ते थे जब हम स्कूल टाइम में होते, कैसे पढ़ते थे यार, नहीं नहीं इतना इतना पढ़ना है वरना फेल हो जाएंगे, हम ये सब्जेक्ट तो कवर करना ही है वरना फेल हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं इनको तो रट्टा मारना ही है वरना फेल हो जाएंगे। तो हमें क्या रहता था, फेल हो जाएंगे, पढ़ना ही है बेटा, पढ़ना ही है नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, ये याद रखना, ये एग्जाम है, ठीक है। बस इसे एग्जाम की तरह लो और अच्छे तरीके से आप पढ़ो। मैं कहती हूँ कोई नहीं फेल कर पाएगा आपको, इसलिए टेंशन फ्री होके पढ़ना है, बिल्कुल इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप लोग उसको पूरा देख लीजिएगा, और जब आप जो भी रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति है उनको पढ़ेंगे तो वहां से ना थोड़ा सा सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश क्या करिए एक दूसरे को, कि यस मतलब रूस की क्रांति का कुछ था, ऐसा था, इसका फ्रांस की क्रांति का ऐसा था, इंग्लैंड की क्रांति का ऐसा था। और वो जब हम कनेक्ट कब कर पाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे उसे कनेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रियल में यदि हम सबका कंक्लूजन निकाले, एक का नहीं सबका कंक्लूजन निकाले, तो कंक्लूजन में यही निकलता है कि जिन्हें दबाया जा रहा था, जिनका शोषण किया जा रहा था, उनके द्वारा संघर्ष किए गए, मतलब जिन्हें उनका मतलब उन्हें लग रहा था कि उन्हें ये मिलना चाहिए, नहीं मिला, सब में आपको यही दिखाई देगा। तो सबका आपका एक कॉमन आ गया रीजन, कि एक कॉमन रीजन सबका क्या था, चाहे वो कोई भी क्रांति हो, कोई भी रिवोल्यूशन है, सबका क्रांति मतलब एक ही था, ठीक है। तो एक रीजन तो आपको मिल गया ना, धीरे धीरे आप उसकी कनेक्ट करते जाएंगे कि मतलब इसका सन कब था, क्या था, कैसे था। कुछ फैक्ट होते हैं यार, फैक्ट रटने पड़ते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, एंड बार बार रिवाइज करने से वो याद होते हैं, तो वो चीज़ें हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। बट जो सब में सिमिलर हमें दिखाई देगी वो तो हम कर सकते हैं ना। अब ऐसे नहीं हमने रूस की क्रांति पढ़ी, बाप रे इतना, फिर फ्रांस की पढ़ी, अरे बाप रे इतना, तो ऐसा नहीं करना। मतलब अच्छे तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में आप उसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए, वो कभी नहीं भूलने वाली है, और थोड़ा सा उसके बारे में लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये मेरी बात समझते होंगे, जो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ बीच बीच में कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, तो आप वो करने की ज़रूर कोशिश करते होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो भी है अपने चैप्टर पे आते हैं, और आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, इससे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते क्या होता है कि आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, और जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है, फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। यानी कि सब कुछ होते हुए भी समानता की जगह असमानता अधिक नजर आती है। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं बस मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग बस हमारी बातों पे नहीं, जो किताब की भाषा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संविधान में भी है, सब कुछ है, बट समानता की बजाय असमानता हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है या अधिक नज़र आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भूखमरी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी गई है, एंड इतने ही मतलब पैराग्राफ में मुझे लगता है कि आपको समानता एक ही बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम बात करें तो अपने देश में, कहीं और मत जाइए, अपने ही इंडिया में बात करें हम, आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियाँ,
यानी कि जहाँ कोई आलीशान महल में रह रहा है, वहीं कोई इंसान आज झोपड़ी बना के भी रह रहा। बारिश का मौसम है, वो इंसान झोपड़ी, और यहाँ तक कि झोपड़ी तो बहुत कर दिया इसमें, किसी के पास तो घर भी नहीं होता, ये झोपड़ी भी नहीं होती है। तो झोपड़ी तो यहाँ तो हो गया आलीशान बंगले के कंपेयर में झोपड़ी। बट आप देखेंगे घर से यदि बाहर निकले होंगे कि कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके पास झोपड़ी भी नहीं होती है। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है, ठीक है। एक ही देश के दोनों लोग हैं, वो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक ही देश के ही दोनों लोग हैं, लेकिन एक आलीशान बंगले में रह रहा है, वहां पे उसका रहने वाले दो हैं, लेकिन बंगले के जो कमरे हैं वो 15, 50, 40 हैं, ठीक है। वहां पे कोई नहीं रह रहा, उसके बंगले पे सिर्फ एक रह रहा, वो इंसान दो रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे होंगे, एक दो बच्चे रह रहे होंगे उसके, पूरा बंगला खाली पड़ा। लेकिन है उसके पास बंगला, उसके पास इतनी हैसियत है कि वो बनवा सकता है, और इसके पास बच्चे भी हैं, परिवार भी है, लेकिन ये झोपड़ी बना के रह रहा, किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। आप जब बाहर निकलते हो, बड़ी बड़ी सिटियों में जाइए, आप देखिए वहां रोड के किनारे किस तरीके से झोपड़ी लगा के रहते हैं, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो। देखिए कैसे रहते हैं वो लोग, और तब समझ में आएगा कि यस, लाइफ क्या है, हम कहाँ जी रहे हैं, ये कहाँ जी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल और शौचालय की सुविधा से विहीन स्कूल, यानी कि कहीं पे क्या तो बहुत अच्छी स्कूलें हैं, कहीं पे क्या होता है कि सुविधा नहीं, पीने का पानी नहीं है वहां पे, ठीक है। पढ़ाई तो होती नहीं नाम मात्र की, पीने तक का अच्छा पानी नहीं है। शौचालय की कंडीशन आप देखेंगे कि स्कूल में शौचालय तो बनी होती है, लेकिन वहां पे कोई साफ सफाई रखने वाला करने वाला प्यून ही नहीं होता है। अब मान लीजिए छोटे बच्चों की स्कूल है, वहां पे प्यून तो बिल्कुल रहना ही चाहिए कि वो जाए, लेकिन प्यून भी होते हैं, गवर्नमेंट प्यून होते हैं जो तो टीचर से भी महान होते हैं। मतलब वो तो ऐसे रईसी झाड़ते हैं कि मतलब कुछ उनका काम ही नहीं होता है। तो इसमें से हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के ही स्टूडेंट हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से पता है प्यून का जो रवैया होता था। खैर वो मेरे भी स्कूल में एक थे, ठीक ठाक थे, मतलब दो तीन थे मेरे स्कूल में, मैं नहीं कह सकती। मतलब जब हाई स्कूल में पहुंची, जो मतलब यहाँ मिडिल क्लास तक तो कोई था नहीं था, ठीक है। जब तक यहाँ पढ़े तो प्यून ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे ये कौन होता है। जब हाई क्लास में गए तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी में, तो उसमें क्या था कि हाँ थे, दो तीन थे, लेकिन एक अंकल थे, वो तो इतने महान थे यार कि मेरे तो उनसे मतलब जब भी कुछ बोलो आप, वो होता था ना कि जो भी क्लास का मॉनिटर हो या सीआर हो वो जाए, और वहाँ पे यदि क्लासरूम गंदा है या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड स्कूल का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। और जब मैं जाती थी तो मेरे तो उनसे गजब की झड़प होती थी, क्योंकि वो मानते नहीं थे बात को, बोलते थे तुम खुद ही कर लो जाके। अब जब सबकी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है, तो हमारी तो भई मजबूरी थी। मैं तो चाहती थी किसी कदर इस झमेले से छुट्टी पा लूँ मैं। क्योंकि वो नाक में दम करके रखे थे, और सर मैम से बताओ तो वो भी हो गया कि क्या करोगे बेटा नहीं मान रहे तो। मैंने कहा यार मतलब हद है कि नहीं मान रहे तो क्या करोगे। फिर एक बार अच्छा था कि मतलब उनकी नौकरी तक छूटने की आ गई थी। मैंने कहा अब तो थोड़ा सा मुझे अपने पावर का भी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं जाके उनको बोलती थी कि अंकल जी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, हाँ इसको ऐसे करवाना है, और वो अंकल जी तो हम पे ही हावी हो जाते थे कि तुम तो स्कूल की प्रेसिडेंट क्या होगी, मतलब सारा स्कूल ही साफ करवा के मानोगी हमसे। हमने कहा यार जितना भी है उतना तो कर दो, कम से कम जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उतना भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हालांकि स्कूल से निकलते निकलते मैंने अपनी बात मनवा ली, मैं भी कम नहीं थी, ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बनी हुई थी, तो मैंने अपनी बात फिर मनवा ही ली कि करना तो पड़ेगा है आपको, और वो भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं था, गवर्नमेंट पियून थे, उनको पेमेंट अच्छी खासी मिलती थी, और जब अच्छी खासी आपको पेमेंट मिल रही है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता था, जो भी था कि आप अच्छे तरीके से कर लो उतना, बस इतना ही था। बाकी तो सारा दिन आराम से ही, और मैं भी इतनी मतलब खड़ूस नहीं थी, बट क्या करूँ यार, जब आप उस पोस्ट में पहुंचते हो, उस पद में पहुंचते हो आप, तो थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसे बचाना पड़ता है कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो खैर कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि छोड़ छाड़ के सब ये मतलब जो भी है इसे यहीं पे छोड़ते हैं, खत्म करते हैं। फिर लगता था कि
नहीं रहने देते हैं, फिर जब हम इतने में ही हार जाएंगे तो आगे तो बहुत कुछ करना है। तो इसलिए, और आप लोग भी यदि स्कूल में रहे हैं, यदि क्या रहे ही होंगे, और आप लोग भी स्कूल के चाहे क्लास मॉनिटर रहे हो या स्कूल के जो भी होते हैं सेक्रेटरी अध्यक्ष कुछ भी रहे होंगे, तो आपको भी पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर भी क्या है, मज़ा भी आता है बहुत, अपने पावर का कुछ अलग ही अंदाज होता है। एंड कॉलेज में जाओ और कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही मिल जाए, तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। कॉलेज पे खैर उतनी टेंशन नहीं रहती, लेकिन किसी की शिकायत कर दो ना तो मतलब बवाल तो खड़ा ही हो जाता है थोड़ा बहुत। बट क्या है कि अब स्कूल टाइम से हैबिट जब पड़ जाती है तो फिर शिकायत करने में भी, चलो जाओ, जो भी जा रहे हो करो, ढंग ढंग का करो, वरना नहीं करना तो फिर कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे अपना दबदबा बना के रखना चाहिए, तो ताकि लोग क्या हो कि हाँ, थोड़ा बहुत जिस पे आप हो, लोग भरोसा कर रहे हैं, उसे आप फुलफिल करो, अच्छे तरीके से करो, ताकि लोगों का भरोसा आप पे बना रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें जो शौचालय वगैरह की स्थिति है बहुत खराब होती है हर एक स्कूलों में। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल की तो ठीक है, वहाँ पे लगे रहते हैं, उनको तो करना ही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखेंगे आप तो बद से बदतर होती है। बच्चे पानी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, कितना गंदा गंदा पानी पीते हैं, कैसे मतलब बहुत ही घिरी सिचुएशन होती है। ये सच है यार, जाके स्कूल पे आप देखो, कुछ स्कूलें होंगी जहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, बट कुछ स्कूलों में तो बहुत ही, और हायर सेकेंडरी में तो हद तक ठीक है। और मैं तो नहीं कहूँगी, मेरी हायर सेकेंडरी जो स्कूल थी वो गर्ल्स स्कूल थी, बट बहुत अच्छी थी, मतलब टीचर वहाँ के बहुत सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे थे। वो स्कूल तो मतलब प्राइवेट भी उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना उधर होता था सब कुछ। लड़कियों की सेफ्टी से लेके जितनी भी चीजें, पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स वगैरह जितना भी होता है, दुनिया भर का सब कुछ होता था। बहुत अच्छी वो स्कूल है, और आज भी अभी भी है, तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन बहुत सी स्कूलें होती हैं और मिडिल क्लास वाली तो धन है, मतलब वो तो और ही बिल्कुल कचड़ा होती है, करके रखते हैं, होती नहीं है, करके रखते हैं कि ये ऐसा। ठीक है, तो वहाँ की जो कंडीशन होती, तो इसमें बताया जा रहा कि कहीं पे बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं पे बहुत खराब सुविधा है। ये हमारी असमानता दर्शाता है कि हम लोग क्यों अपने आप को थोड़ा सा कमजोर समझते, क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया, हमें वो चीजें नहीं मिली जो एक प्राइवेट स्कूल वालों को मिलती थी। लोगों को दिया जाता है कि आप डायग्राम बनाओ, हम तो जानते ही नहीं थे यार डायग्राम वायग्राम बनाना क्या होता है। वहां पे लिख लो, सीधे एक पेज इबारत लिख के ले आना और गिनती याद कर लेना, या एबीसीडी पढ़ के आ जाना। कक्षा 8 तक तो हमें यही पढ़ाया गया था कि पढ़ के आना, और हम पढ़ के जाते थे। ठीक है, उसके आगे हमें कुछ पता ही नहीं था कि होता क्या है। यहाँ तो इंग्लिश मीडियम वालों में जाके देखो, या प्राइवेट स्कूल वालों में, तो मतलब 10-10 किताबें लगती उनकी। एलकेजी यूकेजी वालों की 10-10 किताबें हैं। अब हमें तो एक ही किताब में काम चल जाता था, किताब ही क्या, रफ ऑफ मिल जाता था, उसमें ही काम चल जाता था। तो वहां पे हमारी तो ये हालत थी। लेकिन जो अच्छी स्कूलों में पढ़े, और जब कभी उनसे मुलाकात हो, तो हम तो बोलने में भी शर्माते थे, यार क्या बोल रही है, तो बिल्कुल फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं, हमारी तो बोलती नहीं खुल रही है कि हम बोलें क्या। तो कुछ ऐसी हम लोगों की कंडीशन होती थी, यानी जो भी इस सिचुएशन में पले होंगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, और जो नहीं पले होंगे तो फिर उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, अब उसके आगे आते हैं, कहीं पे भोजन की बर्बादी होती है और कोई भूखमरी से मरता है। ठीक है, कहीं पे भोजन फेंका जा रहा और कहीं पे भोजन खाने को नहीं है। उसके बाद क्या होता है, कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि कानून जो है, जो वादा करता है, तो क्या बताया गया इसमें कि चारों ओर मौजूद है और उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि इसमें जो हमारा कानून है, हमारे चारों ओर जो मौजूद है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, कोई हमारा कानून, हमें लगता है ना, बहुत भरोसा रहता है हमें कि हमारा कानून जो है वो हमें न्याय तो दिलाएगा ही। ठीक है, हमारे चारों ओर मौजूद है, उनके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे इसमें बताया गया कि विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और इन पर एक गहरी नजर डालें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, थोड़ा सा इन्हें पढ़ते हैं कि ये आंकड़े किस तरीके के हैं और कैसे हैं, और उसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
इसमें क्या बताया गया है कि विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े अभी विश्व स्तर पर हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़, यानी कि दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। 50 आदमियों की टोटल 50 मेंबर पूरे वर्ल्ड में। आंकड़ा देखिएगा कितना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी उनकी आमदनी होती है पूरे वर्ल्ड के 40 करोड़, 50 मेंबर कुल गिने चुने 50 और 40 करोड़, यहाँ पे लाख की भी बात नहीं करोड़ की बात हो रही, ठीक है। 40 करोड़ गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से भी अधिक होती है। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसे आदमी हैं और आप भी उनके नाम जानते होंगे, और एक दो तीन तीन ही आदमियों के, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 आदमियों के आप आज नाम मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर 3 आदमी कौन है। मतलब पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ये चीजें आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, कहीं से भी सर्च करके, जहां से भी मिले आप बताओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यानी कि 40 करोड़ गरीब लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कमाते नहीं है, कमाते हैं बेचारे, तो वो कमाते हैं, उनकी पूरी की यानी 1% की नहीं, पूरे लोगों की 40 करोड़ों की आमदनी मिला लो आप, उनसे भी ज्यादा 50 आदमियों की आमदनी है आज हमारी दुनिया में। ये हमें असमानता दिखा रहा किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, आता है कि दुनिया की 40 गरीब यानी कि 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है। यानी कि पूरा हम दुनिया की कुल आमदनी की बात करते हैं पूरे देश की, जैसे हमारे भारत की जीडीपी का इतना आंकड़ा है या वो ये वो दुनिया भर का, उसी तरीके से कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से ओनली 40% गरीब जनसंख्या का कुल 5% हिस्सा है इसमें, कुल 5%, ठीक है। जबकि क्या होता है 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो समानता कैसे हमें असमानता दिख रही है कि ये 40% में 5% आते हैं, यानी 5% ही इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका योगदान हो जाता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। लेकिन 10% लोग, यहाँ पे 40% थे बेटा, यहाँ पे 10% है, ठीक है। तो 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आबादी पर अकेले नियंत्रण करते हैं। यानी कि यहाँ पे आबादी नहीं, आमदनी जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें वो अकेले क्या करते हैं, इनकम होती है उसमें अकेले ये राज कर रहे हैं 10% लोग 54% आमदनी पर। आप सोच लीजिए कि वो 10% लोग जो 54 पर कर रहे हैं, तो यदि इन 10%ओं में से मतलब आप कुछ भी कम करते हैं, 1-2% कम करें, तो इन्हें तो वो होगा ना कि एक बाल्टी में से गिलास भर पानी निकालने के बराबर है, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या कैसे है। लेकिन सिचुएशन कुछ खराब है, कुछ नहीं बहुत खराब है, ठीक है। यहाँ से ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, आप जब भी करोगे तो इसे मतलब याद रखने का मतलब इस तरीके से कि हमें चीजें समझ में आ जाएं कि रियलिटी क्या है, एंड आप थोड़ा सा ये समझ के चलिएगा। अब रट्टा मारना नहीं, पहले ही राइटर ने हमें बता दिया कि हमें रटना नहीं है, हाँ, लेकिन उसे पढ़ना जरूर है, समझना जरूर है कि सिचुएशन क्या है। हम यहाँ पे सीधे तौर पे समझ रहे सिचुएशन क्या है, हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की। और उसके बाद बात करते, तीसरा आता है कि पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े, यदि हम बात करें आंकड़े, औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है। लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं, और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। यानी कि 25, पूरे विश्व का 25% आबादी ही यहाँ रहती है। ओनली 25% कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र सारी चीजें मैप में आप देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है और पश्चिमी यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये उत्तरी अमेरिका दिखेगा, ये इधर वाला सेक्टर जो है यूरोप है, यहाँ बीच में आपका सी पड़ता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, वहां पे उत्तर अटलांटिक सी है, इन दोनों के बीच में उत्तर अटलांटिक सी ही आएगा। और इसके नीचे जब आप दक्षिण अमेरिका में आते हो और अफ्रीका में इधर साइड आते हो तो दक्षिण अटलांटिक सी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उत्तरी हम बात करें, यदि मान लीजिए ऐसे ग्लोब बना रहे हो तो यहाँ पे एशिया आपका आएगा, और आप
उसमें मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो इसमें तो लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप एक आंकड़ा समझिए और मैप में देखिएगा किस तरीके से कि उतने पूरी कंट्री में ना टोटल 25% ही लोग रह रहे हैं उतने पूरे एरिया में। और वहां पे क्या होता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में, 86%। अब मान के चलिए, अब देख लीजिए आप कि 100 में से 86% जो है वो कहाँ है, सिर्फ यही एरिया में है। उद्योग जो है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे ही है। उसके बाद हमारा जो भी बचता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कितना हमारे पास बचेगा, अब देख लीजिए कि कितना बच रहा है। यहाँ पे 4 आ गया और उसके बाद इसमें कितना आ गया, हमारा 1 आ गया, ठीक है। यानी 14% कुल बचता है और उसमें से पूरी दुनिया है, एक नहीं पूरी दुनिया है। अभी इतना एरिया तो इसमें कवर हो गया। और उसके बाद तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बताया गया कि 86% इन्हीं क्षेत्रों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं क्षेत्रों में इस्तेमाल की भी जाती है, इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है कि इन अग्रणी औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करता है। देखिए यहाँ पे वो जो हमने बताया था ना 80% एनर्जी ये अपना अपने यहाँ इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस है कि औद्योगिक क्षेत्र वाला ये पूरा रीजन है, औद्योगिक रीजन है। तो यहाँ पे तो खपत होनी है, ठीक है। तो कितना कर रहा भारत चीन जैसे इसमें बताया गया कि विकासशील जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ के निवासी की तुलना में ये कम से कम 3 गुना पानी। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पानी भी नहीं पीने को मिलता, और मिलता भी है तो शुद्ध पानी नहीं मिलता, प्योर पानी नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना अधिक ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज इस्तेमाल करते हैं, ये लोग उपभोग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8,700 में से 1 मामले में है। यानी नाइजीरिया, नाइजीरिया आप मैप में देखिए नाइजीरिया कहाँ, ठीक है। तो नाइजीरिया में इसमें क्या बताया गया है कि 18 में से 1 है, 18 में से 1 है। अब यहाँ पे 8,700 में से 1 है कनाडा। कनाडा आपको पता होगा तो ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि खतरा जो है कि जब गर्भावस्था के दौरान जब जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे खतरा कितना है ये आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या आता है कि जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम या गैस और जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उनमें उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे थे अभी अग्रणी दुनिया, तो ये पहली दुनिया का ना, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड फैलाना ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा इन्हीं का योगदान है। ये लोग जो फैला रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका योगदान 2 गुना है या 2/3 है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, एसिड रेन में कौन सी गैस इसका मेन रीजन होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बताना है इस गैस का नाम कि यहाँ पे जो कौन सा केमिकल ऐसा होता है जो इसके लिए मेन रीजन होता है एसिड रेन के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें पता होंगी, बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है एंड आप लोग प्लीज़ इसे, मुझे लगता है कि कहीं बिना सर्च किए ही आप बता सकते हैं, और नहीं भी याद है तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, सर्च भी कर सकते हैं आप और उसके बाद बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि एसिड रेन के लिए कौन कौन सा अम्ल या कौन सा जो भी हमारा बात करें तो जो केमिकल होता है वो इसके लिए, या गैस जो है वो इसके लिए क्या है कि मेन रीजन का काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ये आपका है सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सल्फर होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है,
जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx इसे हम बात करते हैं और इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। आपने देखे होंगे कि NOx1 NOx2 जो भी है कि क्या कैसे होता है सल्फर, इसके अलग अलग नाम है, नाइट्रस है, नाइट्रिक है। तो उसमें से यहाँ पे क्या बताया गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप लोगों को केमिस्ट्री यदि पढ़े होंगे आपको पता होगा। तो यहाँ पे यदि NOx लिख दिया जाता है या आप यहाँ पे NO2 लिख दो, या मतलब इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा उसको भी। और उसके बाद यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड, यानी कि सल्फर ऑक्साइड हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको भी याद रखना है कि नहीं, आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही, ठीक है। तो आप ही बताइएगा उसे सर्च करके कि इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सल्फर आ गया, इसके आगे कुछ और ऐड करना है थोड़ा बहुत, तो आपका आसानी से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेन जो इसका कारण बनती है वो कौन सी गैस है। अब इसमें क्या होता है कि 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है, यानी कि जो ऐसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या आता है हमारा, भारत में आर्थिक समानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। अब इंडिया में क्या हालत है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, जरा इस पे भी नजर डाल ही लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ भारत की 2001 की जनगणना के लिए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको बताया गया कि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बट एक, क्योंकि आंकड़े क्या है ना यार, बदलते रहते हैं, हमें याद करने की बस, तभी तो बोला जाता है आप करंट से अपडेट रहो, कि इसमें हमें कोई याद वाद करने की जरूरत नहीं है। और इन आंकड़ों को गांव और शहर के बीच असमानता को समझाने के लिए पढ़िए, मतलब समझने के लिए पढ़िए। परिवार इन आंकड़ों में कहाँ आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, परिवार जिनके पास है, ग्रामीण परिवार, शहरी परिवार, अपने परिवार के लिए सही या गलत लगाए कि आपके लिए कितना सही है कितना गलत है। बिजली का कनेक्शन जिसके पास परिवार है, आपकी शादी नहीं हुई, आपके पास कोई नहीं, आप भूल जाइए कि हमारे लिए कुछ है, जिनके पास फैमिली है। तो इसमें क्या होता है, बिजली का कनेक्शन ग्रामीण में 44% एंड शहरी में 88%, ठीक है। अब आप किस क्षेत्र में आते हैं वो आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पे ग्रामीण की सिचुएशन और शहर की सिचुएशन की बात की जा रही है, कि जहां ग्रामीण वालों को पारिवारिक जो भी जीवन जी रहे हैं उन्हें 44%, पूरे एक गांव में 44%, 100 का 44% इन्हें मिल रहा है बिजली, वहीं पे इन्हें मिल रही है 88%, ठीक है। उसके बाद मकान में सरकारी नल का कनेक्शन, मकान में हर एक घर में सरकारी नल का कनेक्शन 10% है, शहर में 50% है। देखिए यहाँ पे कुछ नीड भी होती है, शहर में और गांव में थोड़ा बहुत यदि ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी कम है, ठीक है। और उसके बाद मकान में स्नानाघर जो होते हैं, स्नान घर, वो गांव में कितने हैं, तो 23% है। शहर में कितने हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि ज्यादातर लोगों के घर में ये होता ही है, ठीक है। तो जिसे आप वॉशरूम बोलते हो वहाँ पे ज्यादातर होता है। तो 70% इसमें दिखाया गया है। हालांकि अब तो काफी डेवलप हो गया है। देखिए जो भी गांव है, आप लोगों को इधर भी आप लोग देखे होंगे कि लगभग लगभग बिजली हमेशा मिलती है, ठीक है। तो अब ये आंकड़े काफी पुराने हैं, इसलिए इसे याद करने की जरूरत है, बस एक समझाया जा रहा है कि अंतर, हालांकि अंतर बहुत है, लेकिन आप देखेंगे कि बिजली आपको हमेशा मिलती है, पानी भी आपको टाइम टाइम से मिलता है। पानी की थोड़ा किल्लत है, थोड़ा नहीं बहुत किल्लत है, क्योंकि जो नल वगैरह ये जो बताया गया ना कि सरकारी माल में सरकार के द्वारा नल कनेक्शन, वहां पे क्या होता है कि जो नल कनेक्शन गांव में करवाएंगे कि उनका मतलब इस तरह घटिया तरीके से कर गए, पाइप ही फट जा रहा, पानी आता ही नहीं है, बस वो नल नाम मात्र के लगाए गए हैं। तो ये पानी की थोड़ी समस्या है। बट लाइट का क्या है कि वो अब मिलने लगी, रेगुलरली मिलने लगी है, मेरे को अच्छे तरीके से मिलती है, मैं नहीं कह सकती कि नहीं मिलती। एंड आप लोगों के यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सुविधाएं अब मिल चुकी है, कभी भी लाइट की दिक्कत अब नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ से तो बिजली का हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली हमें मिलती है। बस थोड़ा ये पानी की दिक्कत है कि क्योंकि ये सही तरीके से काम करते नहीं यार, इनका किया क्या जाए, मतलब है तो सरकार की पेमेंट तो ले ही रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी बेचारी करती है, लेकिन अब जो इनके आदमी है वही भ्रष्ट करके रखे हैं। अब इसके बाद आता है टेलीविजन, जहाँ गांव में 19 है, वहाँ शहरी में कितनी है, 64 है। और उसके बाद आता है स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल, जहाँ गांव में 7 लोगों के पास है, वहाँ 25 लोगों के पास
शहरी परिवार में है, और कार, जीप या वैन जहाँ गांव में 1 है तो वहाँ 6 है। ठीक है, यानी कि ये आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें से भी आप लोग यदि अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैं तो कहूँगी कि बहुत कुछ सुधार हो चुका है। हालाँकि बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे सुधार नहीं हुआ, कुछ आदिवासी परिवार है, कुछ अदर जो भी गाँव में भी आप निकल के देखो, शहर में भी बहुत से लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल रही, एक बाथरूम को 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि विश्व में, भारत में क्या सिचुएशन है, कितनी समानता मिल रही है। क्यों गाँव के लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। सबका मतलब ये सारी चीज़ें कुछ हमें समझनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग ये जो पूरा है कि यहाँ हमारा समानता का विरोधाभास से होता है, तो ये चीज़ें अब हम लोग कल ही करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। तो आप भी बोर होने लगते होंगे कि कितना ये बोलती रहती है, मतलब बिना मतलब का, ठीक है? लेकिन ये बिना मतलब का नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, समझना एंड इसे अपने माइंड में रखना, ताकि हम जब आगे इन फ्यूचर कुछ भी बनते हैं तो हम इस तरीके से ना करें कि पता चले लगा दिए पाइप, क्योंकि एक डीएम यदि सजग है ना किसी भी इलाके का, तो वो स्कूल में एटलीस्ट 1 राउंड तो 1 मंथ में या 2 मंथ तक में मार ही सकता है ना। लेकिन नहीं होता यार, कहाँ होता है यहाँ पे। आप देख रहे हो स्कूल में यदि डर बना रहेगा, एक भी स्कूल में एक डीएम ना, मतलब एक डीएम है 2-4 स्कूल में चक्कर मार लिया उस डिस्ट्रिक्ट के 2-4 स्कूल में चक्कर मार लिया, लोगों के अंदर, सबके अंदर डर बैठ गया कि यार अपने अपने स्कूल को सुधार लो, वरना डीएम साहब तो आने वाले हैं राउंड पे। लेकिन डीएम साहब जब जाए तब ना, तो इसलिए ये चीजें हमें रखनी है। हमें अपने जो भी हमें पावर मिलती है उनका कहीं ना कहीं हमें यूज करना ही पड़ता है। आप एक डीएम की पावर लेके एक प्यून का काम करोगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा जब हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, अब हम देखते हैं ना सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ आती है। फेक न्यूज़ हम कैसे जानते हैं? हमने पढ़ा, हम अवेयर हैं, हम फेक न्यूज़ समझ जाएँगे कि राइट न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्या है। लेकिन किसी ने बोल दिया कि आज यहाँ पे बहुत भोले बड़े से मतलब धरती से भोले बाबा निकले, अब जो नहीं जानता वो तो जय भगवान की करने लगा। लेकिन आप जानते हो ना कौन से भोले बाबा निकले, कौन-सा पत्थर निकला, कौन-सा क्या हुआ? आप तो जानते हो। आप पढ़े लिखे हो, आप मूर्ख नहीं बन पाओगे। कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख नहीं बनते, कभी कभी होता है कि वो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद की जाती है लोगों की कि ये पढ़े लिखे बनते हैं, इनसे तो कुछ आशा की जा सकती है कि होशियार ही होंगे। एंड हमें करना भी चाहिए, जब हम इसमें पूरी तरीके से आ ही गए हैं तो फिर तन मन धन से आ ही जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज वही है कि फिर हम टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।